बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 1 अक्टूबर 2024 मंगल का दिन है और आज का दिन इंतहाई अहम होने जा रहा है। आज पूरे का पूरा गेम प्लान वाज़े हो जाना है और कौन किस तरह से आगे बढ़ेगा ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जानी है। यानी कि इस वक्त इस खेल में अपनी अपनी पोजीशन वाज़े करने के हवाले से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने जा रहा है इन जस्ट फ्यू आवर्स। क्योंकि काजी पाइस ईसा साहब जो हैं उन्होंने जो 63A की नजरसानी का केस है और 5 रुकनी बेंच है उसकी समाअत से पहले एक इजलास बुला लिया है। और ये जो इजलास काजी साहब ने बुलाया है, इससे पहले काजी साहब ने एक समाअत का हुक्मनामा भी कल जारी किया जिसे जस्टिस मुनीब अख्तर ऑलरेडी गैर कानूनी करार दे चुके हैं। इस सब के अंदर अब ऑप्शंस जो हैं वो बहुत महदूद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है क्योंकि आज एक बहुत बड़ी वारदात डल सकती है। पीटीआई को आंखें कान हर चीज बिल्कुल आपको खोल के होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि आज पीटीआई के वकला इस्तेमाल हो सकते हैं। यह क्या मामला है, यह क्या माजरा है, इस पर भी बात करते हैं। और यह सारी की सारी जो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, एक तरफ तो यह है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं कि दिस इज द राइट टाइम। ये डू और डाई सिचुएशन है। अगर इसमें भी हमने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर तमाम तर पाबंदियों को बालाए ताक रखकर आगे बढ़ने का फैसला ना किया तो फिर तमाम तर चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। एंड इमरान खान साहब ने जो हुक्मनामा जारी किया है, बौखलाहट बढ़ती जा रही है क्योंकि पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है ऑब्वियसली वो बहुत सी जगहों पर मसलहतों का शिकार हो जाती है और अब मफाहमती बयानात जो हैं वो देने से भी खान साहब ने रोक दिया है। बैरिस्टर गौहर को भी पैगाम पहुंच गया है कि ये मफाहमती बयानात, ये चीजें जो है ना, ये तर्क कर दो अब तो ही तुम्हारे हक में बेहतर है। क्योंकि इससे पहले रऊफ हसन साहब ने कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं तो खान साहब ने रऊफ हसन साहब को पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह लगा के शेख वकास को सेक्रेटरी तलात लगा दिया। तो आप जरा चीजें समझ जाएं, अब बातचीत से बात आगे बढ़ चुकी है। ये दिन बहुत अहम है, हर गुजरता हुआ घंटा बहुत अहम है क्योंकि आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने पहले भी ये बात कही और ये जमहूरियत के अलमबरदार बातें कर रहे हैं, नाम नेहाद अलमबरदार, कि जी अगर मौलाना भी हमारे साथ ना मिले तो हम 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब ये 2/3 अक्सरियत फ्लोर क्रॉसिंग के अलावा तो मुमकिन हो नहीं सकती। अब कल एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जिस दिन 2/3 अक्सरियत मिली आईनी तरमीम लेकर आएंगे, चाहे हमें कल मिल जाए 2/3 अक्सरियत, चाहे हमें परसों मिल जाए, जिस लम्हे मिली हम वेट नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने कहा कि हम मौलाना को राजी करने की कोशिश तो करेंगे, हम तो काफी अरसे से अदालती इस्लाहात की बात कर रहे हैं। आईनी तरमीम के जरिए अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं। आईनी तरमीम पर हुकूमत की कोशिश थी कि जेयूआई समेत तमाम जमातों को एतमाद मिले। अदालती इस्लाहात तो मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा था। अब ये मिसाक़े जमहूरियत जो है उसे भी एक कार्ड के तौर पर यूज कर रहे हैं। मौजूदा आईनी तरमीम क्या मिसाक़े जमहूरियत में लिखी थी या फिर आपको कहीं और से आई है? बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे मिसाक़े जमहूरियत को पीपल्स पार्टी यूज कर रही है, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को इस्तेमाल किया गया, या फिर जैसे जमहूरियत और जमहूरियत का राग लापा गया और उसी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं है बल्कि खानदानी सियासत इस तरीके से है कि 30-30 साल से उस जमात को अपनी जिंदगियां देने वाले, सियासत देने वाले उस जमात की रहनुमा के जो बच्चे हैं उनके माइक सीधे कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें और फिर सिंध के अंदर जो सहाफत का हाल है, जो साफियों के साथ होता है, ये सिर्फ नाम नेहाद अलमबरदार ही हैं। अब नाज़रीन इकराम, कल जो आर्टिकल 63A आइन का उसकी तशरीह के हवाले से नजरसानी की दरखास्तें, उसमें प्रेजेंट जजेस 4 थे। एक कुर्सी उठाई गई, 4 कुर्सियां लगी, 5 कुर्सियां अवेलेबल थी, 4 जज आए, फिर एक कुर्सी उठा ली गई। लेकिन काजी फाइज ईसा ने कल की समाअत के हुक्मनामे में यह बात मेंशन की कि जी 5 जज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ऑल्दो जस्टिस मुनीब के साइन भी नहीं थे। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि यह साजिश तैयार की है या मिली भगत से झूठ बोला गया है कौम के साथ एक अदालती फैसले के अंदर। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो कह दिया है कि यह गैर कानूनी है, इसकी कोई वक़्त ही नहीं है, ये जुडिशियल ऑर्डर है ही नहीं। समाअत का हुक्मनामा एक जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर का जो दूसरा खत है उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब जो नया काम करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज बेसिकली, क्योंकि देखें ना दिनों पे बात आ गई है, वरना नॉर्मल केस होता काजी साहब वेट करते, थर्सडे को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बैठती है वो बैठ जाती। नहीं, अब सिर्फ स्पेसिफिकली इस केस के लिए दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और अर्जेंट बेसिस पे आप
यहीं से अंदाजा कर लें कि जुमेरात का दिन इस कमेटी का दिन था। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब एक तरफ थे, काजी फाइज ईसा साहब उसमें प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है जी, काजी साहब उसमें आए ही नहीं, क्योंकि अगले दिन सदारती ऑर्डिनेंस आना था और फिर काजी साहब जो कहते थे कि अगर ऑर्डिनेंस से मुल्क चलाना है तो पार्लियामेंट बंद कर दें। उन्हीं काजी साहब ने 1-1.5-2 घंटे के अंदर अंदर सदारती ऑर्डिनेंस पर इतनी फुर्ती से अमल दरामद किया। और फिर जब जस्टिस मंसूर ने एतराज किया कि आपने जस्टिस मुनीब को क्यों निकाला, तो काजी साहब ने वजूहात बता के ये वाजे कर दिया कि गवर्नमेंट ने ये जो एक कुशन प्रोवाइड किया है उसे काजी साहब ने जैसे बेहतरीन अंदाज में कैश किया इस ऑर्डिनेंस को और यूज किया, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जरूर है और इस सब के अंदर कोऑर्डिनेशन भी है। तो ये चीज बड़ी अलार्मिंग है। वैसे ये चीज आप ज़हन में रखिएगा कि ये चीजें जो है ये बहुत अलार्मिंग होती हैं और ये इतना आसान नहीं होता, ये मामलात की संगीनी को समझें। अब काजी फाइज ईसा साहब ने आज क्या काम किया है, देखें दो चीजें होती हैं। एक तो साबिर शाकिर साहब ने भी ये ट्वीट किया कि मुश्तरी होशियार बाश तहरीक इंसाफ के वकला पर शदीद दबाव है कि वो काजी बेंच के सामने आज दिन 11 बजे अपने दलाइल दें और बेंच की तश्कील पर एतराज करें, ताकि काजी बेंच एक जो जुडिशल ऑर्डर पास करके सदारती ऑर्डिनेंस और मुतनाज़ा जजेस कमेटी की तश्कील को दुरुस्त करार देने का फैसला सुना दें। पीटीआई की हकीकी क़यादत और वकला आंखें खोलें, आइन शिकनी में शरीक ना हो। इस बेंच का बाइकआउट करना चाहिए और दलाइल ही नहीं देने चाहिए, यानी कि अगर इस बेंच के खिलाफ भी दलाइल दिए तो ये बेंच जो है ये ऑर्डर ऐसे जारी कर देगा कि सदारती ऑर्डिनेंस को ये ओके कर देंगे, यानी काजी साहब ये भी कर सकते हैं। तो आज बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज पीटीआई को शायद इसका बाइकआउट करना ज्यादा बेहतर है। दलाइल दिए तो काजी साहब कहेंगे अच्छा ठीक है जी दलाइल हो गए, हमने फैसला कर दिया, हमें आपके दलाइल ठीक नहीं लगे, उससे फैसला आ सकता है। तो अगर इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस इशू अप तो काजी साहब इसमें अपना काम कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक फुल कोर्ट इजलास जो है, फुल कोर्ट मीटिंग का लगातार मुतालबा कर रहे हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तनाज़ा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो बहरान है, और एक तरह से 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन चुकी हैं, तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्ट प्रोसीडिंग के जरिए यह है। काजी साहब फुल कोर्ट से खौफजदा है क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट है, या फिर काजी साहब के पास वही वाला काम है जैसे सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के 13 रुकनी जो बेंच था उसमें काजी साहब माइनॉरिटी बन गए, फिर काजी साहब प्रैक्टिस इन प्रोसीजर में भी माइनॉरिटी बन गए, सदारती ऑर्डिनेंस ने काजी साहब को रेस्क्यू किया, काजी साहब की अकलियत को अक्सरियत में बदला। अच्छा, और अब क्या नाज़रीन कराम होने जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फुर्तियां दिखाते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक इजलास जो है वो 63 की नजर सानी दरखास्तों की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में ना बैठने के खत के बाद बुलाया गया है। जराये का कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास मंगल की सुबह यानी कि आज सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा और उससे पहले ही बेंच को तब्दील करके जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह किसी और जज को डालकर 11 बजे ये नए तरीके से समाअत जो है, नए बेंच की समाअत शुरू करके, क्योंकि 63 एज सून एज पॉसिबल इसकी तशरीह जो है वो करनी है नजर सानी में। और जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसे खत्म करके इसकी नई तशरीह करके इसमें फ्लोर क्रॉसिंग के लिए किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ लचक पैदा करनी है, क्योंकि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन। ये डायरेक्टली लिंक्ड है काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के साथ। तो इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि कमेटी जो है उसने गुज़श्ता इजलास में भी मैं आपको बताऊं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की शिरकत के अलावा ही अपने फैसले दे दिए थे। 2018 की कुछ अपीलें जो हैं उन्हें भी फिक्स किया था। तो कल वैसे बैरिस्टर अली जफर जो है उन्होंने सवाल उठाया कि देखिए सदारती ऑर्डिनेंस ये तो कहता है चलें ठीक है आपने नई कमेटी बना दी और इसमें आपके पास मेजॉरिटी भी है, लेकिन तीसरा बंदा जब तक नहीं बैठता ये कमेटी ऑपरेट नहीं कर सकती। ये कमेटी भी आप गैर कानूनी तरीके से चला रहे हैं। बेशक ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी उस वक्त तक जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह, ऐसे तो फिर कल को ऐसा हो कि जी, या फिर इससे पहले ऐसे हो जाता जब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब इस कमेटी में थे, तो इस कमेटी का तीसरा रुकन काजी फाइज ईसा जो है उसके अलावा ही कमेटी का इजलास बुला के फैसले कर लेते। हाउ कन्वीनियंट इज दैट। ऑल्दो ये चीज कल को आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ, जैसे आप देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जस्टिस उमरता बंदयाल के लिए गड़ा खोदा गया था, उसमें गिरा कौन, काजी फाइज ईसा साहब गिर गए और बाद में उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी बुनियादों पर जारी करना पड़ा। और वही काजी फाइज ईसा साहब जो कहते थे कि ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाना है। मैं बार बार याद करवाऊंगा ये बात और बार बार याद करवाता रहूंगा। काजी साहब कहते थे कि सदारती ऑर्डिनेंस से मुल्क चलाना है, पार्लियामेंट बंद कर दो। वही काजी साहब सदारती ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। पार्लिमान सुप्रीम है, आईन आईन में देखें, आईन में देखें। ऐसे तो ना करें ना, चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। वही पाकिस्तान की अवाम सादा लॉ होंगे, इतने भी सादा अब नहीं रहे, धोखे इतने खाए हैं ना,
इतने धोखे खाए हैं कि ये अवाम अब समझदार हो गई है। वो दौर चला गया है कि जब आपकी बातों में आ जाएं और इतने सादा लौ अवाम जो है, मतलब कुछ तो पीछे रहने देना, कुछ तो रहने देते आप। तो ये अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।